हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश काडर की आईएएस अधिकारी हैं शिनवाला मार्टिन। ये काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने बोला था कि जो मंदिर और मस्जिद में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और इनके इस ट्वीट के बाद से काफ़ी विरोध इन्हें झेलना पड़ा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्हें अपशब्द कहे क्योंकि लोग शायद मंदिर और मस्जिद के अलावा बियॉन्ड उसके चीज़ें नहीं देख पाते हैं। इन्होंने दोनों ही के लिए बोला है कि मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगते हैं और मस्जिद में जो लाउड स्पीकर बजते रहते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को। और ये इन्होंने बात इसलिए की क्योंकि रिसेंटली जब दुर्गा पूजा वगैरह थी उसका विसर्जन हुआ था, तो उस ड्यूरेशन में एक 13 साल के बच्चे की सिर्फ ध्वनि प्रदूषण की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से डेथ हो जाती है। इतना तेज़ जो है डीजे बजता है और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। इसीलिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनसे भी बोला जाता है कि तेज़ आवाज़ वाली जगहों पे वो ना जाएँ। तो आज के टाइम पे नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी धार्मिक चीज़ों से बढ़ कर के देखनी पड़ेंगी। और अगर हम फंडामेंटल राइट भी देखें तो आर्टिकल 21 भी हमें बताता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमें सही स्वच्छ वायु का भी अधिकार है, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो भी सही होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप दूसरे को परेशान करके अगर आप किसी तरीके का उत्सव मनाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इस तरीके के मुद्दों को कैसे लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग तेज़ म्यूज़िक बजाने को बड़ा प्राइड का विषय लेते हैं। तो इस ऐसे मुद्दों पे हम कैसे लोगों को समझाएँ कि वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम प्रतिद्वंदी थे जिनके खिलाफ मोहम्मद गौरी ने एक अभियान का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर है हमारा खोखर। ठीक है, और ये था 1205। यहाँ 2005 लिखा है, ये 1205 है। ठीक है, 1205 में गौरी को ख्वारिज्म के शाह के हाथों एक अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इसके तुरंत बाद उन्हें पंजाब के मध्य में खोखरों के विद्रोह की खबर मिली। संकट में ऐबक ने मोहम्मद गौरी से मदद की अपील की। बाद में गौरी पंजाब पहुंचे। तो बाद ये आप जो डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान जो था वो खोखर के प्रति था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, प्रसिद्ध हिंदी रचना पद्मावत किसने लिखी? हु रोट फेमस हिंदी वर्क पद्मावत? सही आंसर है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, और इस पर मूवी भी बन चुकी है। तो इसे याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत रानी पद्मावती की सुंदरता और जौहर के बारे में एक काव्य है। करंट क्वेश्चन था हमारा, अक्टूबर 2024 में लुओंग क्वांग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नाम की सांस्कृतिक पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कल्चरल इनिशिएटिव कॉल्ड द राइटर्स विलेज? सही आंसर है हमारा उत्तराखंड। तो ये राइटर्स विलेज उत्तराखंड के देहरादून की एक नई सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर 2024 को थानों में किया है। यह उद्घाटन 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। इस 5 दिवसीय महोत्सव में 65 देशों के 300 से अधिक लेखक, कलाकार, साहित्यकार शामिल हुए हैं। महोत्सव ने हिंदी को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ साहित्य, भाषा और कला पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइटर्स विलेज नामक की सांस्कृतिक पहल कहाँ की है? उत्तराखंड की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाले चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना विच रिसेंटली हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? सही आंसर है हमारा कतर। तो भीषण चक्रवात दाना भारत के पूर्वी तट से टकराया है। आपसे पूछा जाता है कि किस तट से, तो पूर्वी तट से टकराया है, जिससे 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
तेज हवाएं और बारिश हुई है। इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। और इसका जो अर्थ होता है डाना करके है, इसका अर्थ होता है उदारता। कतर द्वारा ये सुझाया गया है। और अरबी सांस्कृतिक में डाना का अर्थ होता है एक मूल्यवान और पूर्ण आकार का मोती, सुंदरता का प्रतीक है। तो आपके को ये सारे ही जो इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस पहल हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम में शुरू की गई? द ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन कोलंबिया एट विच इवेंट? सही आंसर है हमारा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 जो कि कोलंबिया में हो रहा है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे ये किया गया है। इसे पृथ्वी अवलोकन समूह GOE द्वारा विकसित किया गया है। ये वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र मानचित्रण और निगरानी पर केंद्रित पहला उपकरण है। कल मैंने वो बताया नहीं था आपको, और मैंने पिन तो कर दिया था कल वाले सेशन में भी, कि करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है वहाँ जो रिवर है वो रावी नदी है। ठीक है, मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा गलत बताने से अच्छा है कि आपको मैं सही बताऊं, इसलिए मैंने पिन कर दिया था। वो रावी ही नदी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था मुझे, वो देख लीजिएगा। किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषैले अणुओं का विकास किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप न्यू नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रीटिंग अल्जाइमर डिजीज़? तो अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे का, उन्होंने किया है। अल्जाइमर जो सबसे सामान्य प्रकार का डिमेंशिया है, दुनिया भर में 55 मिलियन लोगों में से 60 to 70% इससे प्रभावित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM जिसे समाचार में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स विच वॉज सीन इन न्यूज़ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच कंट्री? सही आंसर है हमारा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। ये संभवतः एक स्वायत्त राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण का निर्माण करेगा। वर्तमान में NMM इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने अपना स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया है? द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे ऑन विच डे एवरी ईयर? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस हर साल 24 अक्टूबर को अपनी सीमा स्थापना दिवस मनाती है, जिसे 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी उसके बाद स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का एक वैश्विक मिशन, अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। तो थीम आपसे पूछ लिया जाता है, और पोलियो दिवस का डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पोलियो दिवस भी मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में 7,160 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने पंचायत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अगर हम बिहार के बारे में देखें तो कैपिटल है इसकी पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो 9वीं बार बने हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किसके लिए किया है? असम के लिए किया है। और एशियाई विकास बैंक अगर हम ADB के बारे में देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है इसका मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष है मसात्सुको असावाका, उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। भारत के लिए ADB के निदेशक हैं मियो ओका, कार्यकारी निदेशक है विकासशील, और कार्यकारी निदेशक के सलाहकार स्मिता सारंगी, और सदस्य देश हैं इसके 69। और टेस्ट क्वेश्चन देखें हम तो ये है, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। भारत में कृषि के संदर्भ में उपयुक्त प्रसिद्ध कथन के लिए निम्नलिखित में से किस नेता को जाना जाता है? सरदार बलवंत सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस एंग्लो सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अपने अधीन किया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये थे हमारे 2 स्टैटिक क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाला चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है, और इसका मतलब भी आप बताइएगा। साथ ही में जो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में मैंने आपसे पूछा उसका भी आंसर करिएगा। और एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि जैसे हम करंट का लेके आते हैं, और यहाँ पे मैंने अपने तरफ से ये 2 क्वेश्चन रखे हैं आपको लिए स्टैटिक के, कि आप चाहते हैं कि स्टैटिक की सीरीज़ लाएँ जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखें, जो भी हर सब्जेक्ट के, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लाइक जैसे कि 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, 22 में आए थे, ऐसे करके हम हर ईयर के क्वेश्चन कवर कराते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इनिशिएटिव हम लाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं बनाने का यूट्यूब पे, जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के जो है वो हल कराए जाएंगे। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।